Hey everyone, welcome to Medan series. This is the episode number 11, and in this episode we are going to discuss some static GK question that already has been asked in various government exam like NTPC, SSC, UPSC and many more. The topic I'll be cover here like national symbol, historical event, scientific fact, polity and Indian geography and world geography also. For the quick revision, last minute preparation, building concept clarity, subscribe now. Stay tuned for the next episode. So let's get started. क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं. विधवा पुनः विवाह अधिनियम एक्ट कब आता है? तो 1856 में आता है और सबसे ज़्यादा इनमें सहयोग ईश्वरचंद विद्यासागर का, जिन्हें माना जाता है कि जो विडो रीमैरिज एक्ट के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ईश्वरचंद विद्यासागर है. ठीक. सती प्रथा को बैन कब किया गया था? 1829 में किया गया था. किसकी मदद से किया गया था? विलियम बेंटिक की मदद से किया गया था. ठीक. और किसके प्रयास से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया गया था. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराना से है? तो ये किराना घराना से, इनको भी ध्यान रखिएगा. ठीक. बैडमिंटन के खिलाड़ी पीवी सिंधु, जिन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर और 2020 में ब्रोंज, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था उसमें ब्रोंज मेडल जीता था. ठीक. और ये सिल्वर जीतने वाले पहली महिला है, इनको भी ध्यान रखना, पीवी सिंधु को. ठीक. ओलंपिक में पहली महिला पदक जीतने वाली कर्णम मल्लेश्वरी को ध्यान में रखना. ये वेट लिफ्टिंग करती थी. इन्होंने 2000 सिडनी में क्या किया था? कांस्य पदक जीता था. ठीक. तो इनको भी ध्यान रखना है. तो जो सिडनी ओलंपिक हुआ था 2000 में, उसमें इन्होंने क्या किया था? कांस्य पदक जीता था. तो कर्णम मल्लेश्वरी को याद रखना. ये पहली महिला है जो ओलंपिक में पदक जीतने वाली है. और कौन सा पदक जीती थी? कांस्य पदक जीती थी. टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाली मीराबाई चानू है. ये वेट लिफ्टिंग करती हैं और इन्होंने सिल्वर पदक जीता था. ठीक. 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है आपको देखने को मिलेगा, उस समय बंगाल के गवर्नर जो थे, पहले गवर्नर जो थे क्लाइव थे. ठीक. फिर बाद में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है. ठीक. वॉरेन हेस्टिंग उस समय पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बन जाते हैं. ठीक. 1774 में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट होता है. और जब कहाँ पे होता है? कलकत्ता में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 3 क्या होते हैं? और जज होते हैं. जो पहले मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका नाम एलिजा इप्रे है. तो ये भी ध्यान रखिएगा. तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होते हैं? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है. और बंगाल के गवर्नर पहले क्लाइव थे. बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन हो गया? वॉरेन हेस्टिंग हो गया. ठीक. आज़ादी के बाद सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाता है, जिसमें एक मुख्य जज और 7 और जज होते रहते हैं. जो पहले CGI होते हैं उनका नाम हीरालाल जे कानिया. ठीक. तो जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आज़ादी के बाद 28 जनवरी 1950 को गठन किया जाता है. ठीक. केशवानंद भारती का संबंध किस केस से है? तो केशवानंद भारती केस जो है 24 अप्रैल 1973 को आता है, जिसमें सबसे बड़ा माना जाता है कि 13 न्यायाधीशों का बैच था. इसमें सांसद में के लिए कुछ संशोधन कर दिया गया. संविधान का संशोधन से रिलेटेड है. संविधान किसी भी भाग में क्या कर सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करता है, लेकिन मूल ढांचा में नहीं कर सकता है. ये आपको केशवानंद भारती केस से रिलेटेड है. तो केशवानंद भारती केस 1973 में आया था, जिसमें ये बोला गया था कि संसद क्या करते क्या संशोधन कर सकता है किसी भी भाग को, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप डैमेज नहीं कर सकते हैं. ठीक. जब हम संसद की बात कर ही रहे हैं तो संसद के लिए आर्टिकल 79 दिया है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ये लोग आके तो संसद का निर्माण करते हैं. इट्स मीन्स दैट कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होंगे. तो कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 79 है. ठीक. सोनल मान सिंह ये राज्यसभा के सदस्य हैं. ये कौन है? ये भरतनाट्यम और उड़ीसी डांस के नृत्यक है. ठीक. राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है. किन क्षेत्रों से? तो समाज सेवा से, कला से, विज्ञान और साहित्य से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है. ठीक.
स्टेट विधान परिषद के अंदर राज्यपाल क्या करता है, 1/3 मेंबर को मनोनीत करता है, ठीक, जिसमें 3 4+1 होते हैं जो सहकारिता होते हैं, ठीक। पोर्टफोलियो सिस्टम जिसको विभागीय प्रणाली बोला जाता है, इसकी शुरुआत कब किया जाता है, तो 1861 के एक्ट के तहत इसको शुरुआत किया जाता है, ठीक। जब हम विभागीय प्रणाली की बात करते हैं, जिसको पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं, इसमें सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार अलग अलग मंत्रालयों को सौंपा जाता है। यह प्रणाली संसदीय, जिसको पार्लियामेंट्री सिस्टम की महत्वपूर्ण विशेषता भी होती है, ठीक। इसको कब लाया जाता है, 1861 के इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 के एक्ट के तहत भारत में लाया जाता है, ठीक। पंचवर्षीय योजना की बात किया जाता है, तो पंचवर्षीय योजना सबसे पहले इसका मॉडल कौन तैयार करने वाला होता है, तो योजना आयोग करता है। और योजना आयोग को इस्टेब्लिशमेंट 1950 में किया जाता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं पीएम होते हैं। जो पहले अध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा थे, और लास्ट में जो अध्यक्ष थे इनका नाम मोंटेक सिंह थे आलूवालिया, ठीक। मोंटेक सिंह आलूवालिया सबसे लास्ट अध्यक्ष थे योजना आयोग का, और इसके स्थान पे नीति आयोग आ गया था। जब प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग की बात कर ही रहे हैं, तो पहला प्लानिंग पंचवर्षीय योजना जो है, आने वाले 5 सालों का खर्चा और आमदनी का हिसाब किताब किया जाता था। तो 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना, और दूसरी 56 से 61 तक, 1956 से 61 तक चलती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चलती है। इसके बाद जो है 1966 से 67 और 1967 से 68, 1968 से 69 तक गैप रहता है, क्योंकि चाइना के से वार भी हो जाता है, इसी वजह से। फोर्थ जो 5 ईयर प्लान होता है 1969 से 74 तक होता है। एंड फिफ्थ जो है 5 ईयर प्लान जो होता है 1974 से लेकर 78 के समय में होता है। इसके बाद रोलिंग प्लान आता है। तो रोलिंग प्लान भी आपसे पूछा जाता है कि रोलिंग प्लान कब से कब तक आता है, तो 5 ईयर प्लान के बाद रोलिंग प्लान आता है 1978 से 79 तक, और 1979 से 18 तक रोलिंग प्लान रहता है। तो आपको रोलिंग प्लान के बारे में पता होना चाहिए। फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बाद रोलिंग प्लान आता है 78 टू 80 तक, ठीक। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1960 से 85 तक होता है। सेवेंथ 5 ईयर प्लान 1985 से 90 तक होता है। इसके बाद गैप रहता है 1990 से लेकर 1991 तक। इसके बाद 1991 से 1992 तक ये गैप है, वहाँ पे रोलिंग प्लान है, ठीक, ये भी ध्यान रखना है। 8th 5 ईयर प्लान जो है आपको देखने को मिलेगा 1992 से 1997 तक। 9th 5 ईयर प्लान 97 से लेकर 2012 तक। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से लेकर के 2007 तक। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से लेकर 2012 तक। 12th 5 ईयर प्लान 2012 से लेकर के 2017 तक, ठीक। तो टोटल कितने 5 ईयर प्लान होते हैं, टोटल 12th 5 ईयर प्लान होते हैं। इसके बाद रोलिंग प्लान आपको याद करना है। रोलिंग प्लान आपको 78 से 1980 तक चलता है, 2 साल। इसके बाद गैप भी आपको ध्यान में रखना है कि 3rd 5 ईयर के बाद 3 साल का गैप किया जाता है, और इसके बाद 7th 5 ईयर के बाद 2 साल का गैप किया जाता है, ठीक। अब जब प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके योजना आयोग बना दिया जाता है 2015 में, तो उसके हेड कौन है, पीएम होते हैं, और उसके अभी जो उपाध्यक्ष हैं सुमन बैरी है, ठीक। उनके सीईओ कौन है, नीति आयोग का सीईओ कौन है, BVR सुब्रमण्यम है, इनको भी ध्यान रखना है, ठीक। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो एशिया का नोबल पुरस्कार माना जाता है, पहले भारतीय किनको मिला था, तो विनोबा भावे को मिला था, ठीक। ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के जनक हैं। इन्होंने भूदान आंदोलन के जनक भी माना जाता है विनोबा भावे को। तो विनोबा भावे को भी याद रखना है, जो भूदान आंदोलन है उनके जनक भी विनोबा भावे है, ठीक। ओलंपिक भारत में पहला पदक किसने जीता था, तो KD जादव कुश्ती में जीता था। कब, 1952 में, जो हेलेंसिक ओलंपिक हुआ था, हेलेंसिकी, वहाँ पे इन्होंने KD जादव ने कुश्ती में पदक जीता था, ठीक। किस फसल को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, तो जूट के फसल को कहते हैं। और ये पहले जूट के उत्पादन में वेस्ट बंगाल सबसे पहले नंबर पे है जूट के उत्पादन में, ठीक। गोल्डन ड्रॉप किसे बोला जाता है, जो मावाट की बारिश होती है उसको क्या बोलते हैं, गोल्डन ड्रॉप बोला जाता है। क्यों, क्योंकि रबी फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप
यूज किया जाता है। ठीक, जो रबी की फसल होती है इसको शीतकालीन फसल भी बोलते हैं। इसमें गेहूं, मटर, चना या सरसों का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आँख में प्राकृतिक रूप से कौन सा लेंस लगा होता है, तो उत्तल लेंस। जो नेचुरली हमारे आँखों में उत्तल लेंस लगा रहता है। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब उसको दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके लिए वो अवतल दर्पण या अवतल लेंस का यूज करता है। ठीक, दूर दृष्टि दोष में जिसमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता, उसकी निवारण करने के लिए उत्तल लेंस का यूज करता है। ठीक, जो लेंस की क्षमता है उसको डायोप्टर में मेजरमेंट करते हैं। जो अवतल दर्पण अवतल लेंस की क्षमता जो है आपको नेगेटिव होता है और उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, पादप जगत में उभयचर, जिसको एम्फीबियन, जिसमें जल और स्थल में दोनों में रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। मतलब प्लांट में ऐसे प्लांट जो वाटर और स्थल में दोनों में रहते हैं उनको ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। अब हम जब देख लेते हैं प्लांट के, तो ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पुष्पोद्भिद बोलते हैं, जिनमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आ जाएगा। ठीक, तो जिसमें ऐसे फ्लावर, जो ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पुष्पोद्भिद बोलते हैं। उनके दो टाइप होते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें मतलब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर नहीं होते हैं, उनको अपुष्पोद्भिद बोलते हैं। इसमें आपको थैलाफाइटा हो जाएगा जो केवल पानी में रहता है, ब्रायोफाइट होगा जो पानी और स्थल में रहता है। तो हमने यही बताया था कि जो पानी और स्थल में रहता है उसको एम्फीबियंस बोलते हैं, इनमें ब्रायोफाइट्स आ जाएंगे। ठीक, इसमें एक फाल्स रूट होता है जिसे मूलाभास भी कहते हैं। ठीक, और टेरिडोफाइट जो होता है ये पहला स्थलीय पादप है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट क्या जो स्थलीय पादप है उसमें टेरिडोफाइट्स हो जाएगा। ठीक, टेरिडोफाइट्स। वेस्टर्न घाटों की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अनाई मुड्डी है। और अनाई मुड्डी की पहाड़ी, मतलब अनाई मुड्डी जो है अनाई मलाई की पहाड़ी पर मिलती है। जब आप वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अनाई मुड्डी है। और अनाई मुड्डी किसकी हाईएस्ट पीक है, तो अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग टाइप का है। तो अन्नामलाई एक माउंटेन रेंज है, उस माउंटेन रेंज में अन्नामुडी क्या है, सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक, उसी तरह से नीलगिरी की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, तो डोडा बेटा है। ये भी बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप वेस्टर्न घाट में पढ़ोगे तो यहाँ पे नीलगिरी है, अन्नामलाई है, कार्डामन हिल है। तो यूल सी दैट कि नीलगिरी हिल का सबसे हाईएस्ट पीक डोडा बेटा है। अन्नामलाई के हाईएस्ट पीक कौन है, अनाई मुडी है। ठीक, तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने प्रदान की थी, अकबर ने करी थी। ठीक, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो 1920 में स्टार्ट किया जाता है उसको वापस ले लेते हैं। तो आंदोलन 1920 में जो स्टार्ट किया जाता है उसमें आपको देखने को मिलेगा चौरी चौरा घटना के बाद क्या कर दिया जाता है, इसको वापस ले लिया जाता है। और चौरी चौरा घटना जो होता है 5 फरवरी 1922 को होता है। ठीक, कहाँ पे होता है, चौरी चौरा गोरखपुर में एक जगह है, वहाँ पे होता है। ठीक, रेडियम एंड पोलोनियम की खोज किसने करी थी, मैडम क्यूरी ने करी थी। रेडियो जो है सक्रियता, जिसको रेडियो एक्टिविटी का मात्रक किसको बोलते हैं, बैकुरल या क्यूरी बोलते हैं। ठीक, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 54 है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। ठीक, इसमें जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत, जिसको एकल संक्रमणी मत पद्धति बोलते, इस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ऐसा आर्टिकल 55 में दिया गया है। ठीक, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 71 में दिया है हमारे संविधान में। ठीक, माई कंट्री माई लाइफ एक बुक है, इनके लेखक कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी है, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1916 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजुमदार थे। ठीक, जब लखनऊ अधिवेशन होता है तो इसमें गरम दल और नरम दल दोनों लोगों का क्या हुआ था, पैचअप हुआ था। ठीक, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है लखनऊ अधिवेशन के
तहत आपको देखने को मिलेगा गरम दल और नरम दल को पैचअप हुआ था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी होता है। ठीक, भारत की जो आकस्मिक निधि होता है, इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका संचालन राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। आकस्मिक निधि को कंटीजेंसी फंड भी बोला जाता है। तो कंटीजेंसी फंड आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? आर्टिकल 267 में दिया हुआ है। ठीक, जिसको इमरजेंसी फंड भी बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से मैंने 22 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक ऑल्सो। थैंक यू सो मच।